वेलकम टू द शिखरम इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, जो कि पॉलिटी का चैप्टर 1 है, और मैं हूं हर्ष नामदेव जो आपको इसमें आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। 9th क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी एक तरह से क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों का शासन। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेमोक्रेसी को बनाए रखने में। और इन तीनों इंस्टीट्यूशन के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है ना, जो पावर्स का यूज़ होता है, जो स्मार्ट शेयरिंग होती है पावर की, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं। तो पावर शेयरिंग का जो ये स्मार्ट यूज़ है, इसको हम आज डेप्थ में समझेंगे। और ये डेमोक्रेसी के अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं पावर शेयरिंग के, और हम कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग अलग अलग देश में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म की जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों हमको ज़रूरी है। हमारे जो सोशल फैब्रिक है हमारा, और जो हमारी पॉलिटी है हमारे कंट्री की या फिर हमारे वर्ल्ड की, तो उसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि अगर आपके एरिया में, ये एक एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं और आपका एक फ्रेंड रहता है, और मान लीजिए 4 फ्रेंड रहते हैं, है ना। अब ये 4 फ्रेंड है, इनके पास आपने कुछ अलग अलग पावर्स दे रखी है, जिसमें ये खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। पर अगर ये सारे पावर्स एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाए, तो इन बाकी लोगों का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद एक हद तक कोई भी इंसान जो है एक्सप्लॉयटेशन सहता है, पर उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर एंगर यानी गुस्सा और बदले की भावना पैदा होती है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं, वॉयलेशन होता, मतलब वायलेंस होता है उससे। कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होता है। वायलेंस से क्या होता है, फिर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से क्या होता है कि इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी बनती है। अब ये इस तरह से क्या होता है, पूरा जो हमारा एक कंट्री है या फिर एक नेशन है, उसका एक सोशल स्ट्रक्चर खराब होता है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाएंगी। तो इन सब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, ताकि किसी को भी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसके कोई अधिकार छीन लिए गए हैं या फिर उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसी को फील ना हो, इसीलिए हम पावर शेयरिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है पावर शेयरिंग बनाए रखने का, वो ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है हमको। कहीं पर भी पूरे विश्व में शांति बहाल रखने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है, पावर शेयरिंग करना है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की जो सबसे मूल, जो हम कह सकते हैं कि मूल भावना जो है, वो है पावर शेयरिंग। कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जितने भी लोग हैं देश के अंदर, वो सब इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं देश को। ऐसा नहीं है कि कुछ कम्युनिटी के लोग हैं वो तो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उनका वोटिंग पावर ज़्यादा है, या फिर उनके वोट की पावर ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड उस देश के कानून के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे देश में अगर 18 ईयर किसी ने क्रॉस कर दिया है, तो उसको वोटिंग का राइट है ना, वोटिंग का राइट है, अगर वो मेंटली साउंड पर्सन है तो, है ना। अगर वो साउंड पर्सन है, यानी कि दिमागी रूप से अगर वो विकसित इंसान नहीं है, तो उसको वोटिंग का राइट मिलता है। यानी कि देश में जितने भी वयस्क लोग हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, देश की डेमोक्रेसी यानी देश के डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जब हर व्यक्ति देश के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेगा, तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट फील नहीं होगा, और सबके लिए इक्वल राइट्स का हम इक्वल राइट्स क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। हम सभी लोगों के बराबर अधिकार और बराबर ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं देश के अंदर। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं। तो डेमोक्रेसी से भी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है कि हमको पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, वो ये है, वो उसको हम प्रूडेंशियल कारण बोल सकते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न बोल सकते हैं कि जो
पावर शेयरिंग क्यों हमारे लिए डिजायरेबल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस अवॉइड होगा, तो ये प्रूडेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी कारण है। और जो सेकंड है मोरल, कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक मोरल रीज़न, कि मोरल रीज़न है कि हाँ जितने भी लोग हैं देश के अंदर उन सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हम पावर शेयरिंग करेंगे। तो अब हम इसको ना कुछ देशों के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबसे पहले बेल्जियम का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर श्रीलंका का एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर लेबनान का एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर यूएसए और रशिया जो कि एक डेमोक्रेसी है और एक ऑटोक्रेसी है। ठीक है, तो अलग अलग हमने इन पर्टिकुलर देशों का एग्जाम्पल क्यों लिया, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने लेबनान हो गया, बेल्जियम हो गया, इनका एग्जाम्पल क्यों लिया। क्योंकि इन देशों में जो पावर शेयरिंग का मोड है, यानी कि मॉडल है, वो आम देशों के मुकाबले या फिर आम डेमोक्रेसी से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट है, और उसके पीछे का कारण भी हम समझेंगे कि ऐसा वहाँ पर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम का एग्जाम्पल। ये बेल्जियम देश है, बेल्जियम देश का नक्शा है, जैसे कि इंडिया का मैप होता है, तो ये बेल्जियम का नक्शा है। तो इसमें एक साइड तो है फ्रांस, एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है जर्मनी, और यहाँ छोटे मोटे देश लगे हुए हैं यहाँ पर नीचे, जैसे कि नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो ये कुछ देश इसकी बॉर्डर को करते हैं, और ये यूरोप का एक पार्ट है। जैसे कि अगर ये हमारा वर्ल्ड का अगर हम मैप देखें तो ये हमारा यूरोप का मैप है, और ये अफ्रीका है यहाँ पर इस तरह से, और यूरोप के अंदर यहाँ पर कहीं पर ये लोकेट करता है ना बेल्जियम, तो यहाँ पर बीच में से नॉर्दर्न स्टेट जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बेल्जियम यहाँ पर, ये देश यहाँ पर यूरोप के अंदर लोकेटेड है। अब हम ये देखते हैं कि जो बेल्जियम है, सबसे पहले इसकी कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन समझते हैं कि ये एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप के अंदर, और इसका जो एरिया है वो हमारे देश में जो हरियाणा है ना उससे भी कम है, और इसकी पॉपुलेशन नियरली सिर्फ 1 करोड़ नियरली 1 करोड़ है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन वाला छोटा सा देश। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर जो पावर शेयरिंग का मॉडल है वो आम डेमोक्रेसी से बहुत डिफरेंस बनाना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बेल्जियम देश को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो देश है, इस देश का जो सबसे पहले जो 40% पार्ट है और 50% पॉपुलेशन वाला पार्ट है, पॉपुलेशन यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि जो ये रेड वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, वेलोन एरिया है ना। इस वेलोन एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, और यहाँ पर कौन होते हैं, डच स्पीकिंग लोग। येलो वाले पार्ट में यहाँ पर डच लोग रहते हैं। अब क्योंकि डच लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा है देश के अंदर और फ्रेंच लोगों की मेजोरिटी कम है, ये आप सिर्फ 40% लोग हैं और यहाँ पर 59% लोग हैं। पर फ्रेंच जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली थोड़े वेल्दियर लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जो फ्रेंच लोगों के पास है वेल्थ ज़्यादा है और डच लोगों के पास कम है। तो इनिशियली क्या हुआ था कि जब ये देश फॉर्मेशन हुआ था या फिर यहाँ पर जो इनिशियल स्ट्रक्चर था वो एक इस तरह से था कि जिन लोगों के पास ज़्यादा वेल्थ थी उन्होंने अपने हाथों में इकोनॉमिकल पावर ज़्यादा ले ली थी। तो उस वजह से क्या हुआ था कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक टेंशन डेवलप हुआ 1950 से 60s के बीच में। तो इससे क्या हुआ, जब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन डेवलप हुआ तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि कैसे हम इस टेंशन को ख़त्म करके और लोगों को उनके राइट्स दिला सकें। और इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि ये जो ब्रुसेल्स का जो इसकी कैपिटल है बेल्जियम की वो है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के अंदर जो 80% लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग रहते हैं और 20% जो रहते हैं, सॉरी, जो ब्रुसेल्स की कैपिटल है उसके अंदर जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच हैं, जो कि वैसे तो देश के अंदर माइनॉरिटी है पर कैपिटल के अंदर मेजोरिटी है, और 20% जो है वो डच हैं। तो ये यहाँ पर देश के अंदर मेजोरिटी है पर वो कैपिटल में माइनॉरिटी है, क्योंकि यहाँ कैपिटल से ही सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जहाँ पर होता है वहाँ पर ये लोग माइनॉरिटी में हैं। तो इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑलरेडी रन कर रही है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एक टेंशन, मतलब कम्युनल टेंशन डेवलप हुआ, यानी कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। फिर उसमें क्या हुआ कि
वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उन्होंने क्या करा कि 1970 से 1993 के बीच में कि उन्होंने इस पहले तो इस जितनी भी डाइवर्सिटी है देश के अंदर, यानी कि बेल्जियम जो देश है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है उसका, इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाया और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, कई सारे अमेंडमेंट के थ्रू क्या करा, कम से कम 4 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और फिर उससे उन्होंने क्या किया कि देश को एक अलग ही प्रकार का पावर शेयरिंग मॉडल प्रोवाइड कराया। अब इसमें उन्होंने क्या करा कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, है ना, सबसे पहले तो जो देश के अंदर मिनिस्ट्री है उसमें उन लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, है ना। और कुछ लॉज बनाए जिसमें क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, कोई भी अपने लिए डिसीजन यूनिलेटरली नहीं बना पाएगा। यानी कि अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये अगर पार्लियामेंट है और इसमें अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों कम्युनिटी का, तो कोई भी कम्युनिटी दूसरे के लिए या फिर खुद के लिए अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, दोनों को मिलकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि खुद के राइट्स का और दूसरों के राइट्स का भी हम ख्याल रख पाएँ। यानी कि जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी ये ध्यान रखेगी कि हमको जो मिल रहा है उसमें इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, और ये ध्यान रखेगी कि हमको जो मिल रहा है इसमें इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है ना। और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रॉपर पावर्स प्रोवाइड करी गई, जिसमें 2 रीजन्स जो हैं, फ्रेंच और डच स्पीकिंग, तो इसके अंदर वो अपने जो है अपने एरिया के कानून यानी कि लॉज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए, है ना। अब क्या होता है कि ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई अलग से, यानी कि पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है, और एक ब्रुसेल्स के अंदर यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का और डच स्पीकिंग पीपल का, और इसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिसमें क्या होगा कि जो लैंग्वेज है, जो अलग अलग कम्युनिटी है जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स का भी ख्याल रख पाए, तो उसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई। तो हम देखते हैं कि जो बेल्जियम का मॉडल है वो दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी से या किसी भी पावर शेयरिंग मॉडल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट बना रखी है और एक स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट बना रखी है, और कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना रखी है, जिसके अंदर उनके लोग डच और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं और कितनी उनकी मेजोरिटी है या फिर कितनी उनकी पॉपुलेशन का रेशो है उस कंट्री के अंदर, है ना। तो ये सब इनके इतने ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से जो इन्होंने एक पीसफुल तरीका निकाला कोएग्जिस्टेंस का, इससे प्रभावित होकर जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि जो यूरोप के अंदर यूरोप जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है उसका एक यूनियन बनाया गया, जिसकी जो कैपिटल रखी गई फिर वो कहाँ रखी गई, ब्रुसेल्स के अंदर रखी गई, क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक और कम्युनल लाइंस पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और पीसफुल स्ट्रक्चर बनाया, जिससे अलग अलग कम्युनिटीज साथ में रह सके, है ना। तो हमने एक एग्जांपल देखा बेल्जियम का, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज साथ में रहती है और अपनी प्रॉब्लम्स का पीसफुली सॉल्यूशन निकालती है, और फिर उससे क्या होता है कि वहाँ पर आगे डेवलपमेंट में और जो सिटीजन्स हैं कंट्री के उनके प्रॉस्पेरिटी में फ़ायदा मिलता है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम श्रीलंका का। तो सबसे पहले हम श्रीलंका की थोड़ी सी डेमोग्राफी समझते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के मतलब किस किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 कम्युनिटी रहती है, एक है सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी, है ना, और दूसरी है जो कि यहाँ पर रहती है इस येलो वाले रीजन के अंदर रहती है ना, और दूसरी है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इसमें क्या है कि ये श्रीलंका जो है ये भी एक हरियाणा जैसा छोटा ही देश है, और हरियाणा के साइज़ का, हमारे देश में जो हरियाणा राज्य है उसके जैसा छोटा ही देश है। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्रीलंका
एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ था 1948 में। पर इसमें क्या हुआ कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उन्होंने क्या किया कि अपनी सुप्रीमेसी लागू कर दी देश के अंदर, और फिर कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए जिससे क्या हुआ, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ की, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। और उन्होंने धीरे धीरे सारी पावर्स, सारी गवर्नमेंट जॉब, सारे गवर्नमेंट टेंडर्स अपने अंडर में लेना शुरू कर दिए, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बना दिया कि जितने भी फेवर्स मिले वो किसको मिले, सिन्हला कम्युनिटी को मिले, है ना, सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी को मिल जाए और तमिल्स को कुछ ना मिले। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर एक कम्युनल टेंशन डेवलप हुआ, है ना। सिन्हला और तमिल कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, कम्युनल टेंशन डेवलप हुआ, और 1980s के बीच, 1980s के टाइम पर। और इसमें क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट बनाने की डिमांड करी, और ये कहा कि हमको एक ऐसा स्टेट बना के दीजिए कि जिसमें हम लोग हमारी राइट्स का और हमारे प्रोटेक्शन का हम ध्यान रख पाएँ। पर इससे क्या हुआ कि एक दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि वो एक सिविल वॉर का रूप ले लिया, और कई सारे जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वहाँ पर उनका क्या हुआ, जीनोसाइड होने लगा है। तो इसमें कई लोगों की जान चली गई, और फिर इससे क्या हुआ कि सिविल वॉर से क्या हुआ कि पूरी जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी वो डिस्टर्ब हो गई। कई सारे लोग मारे गए और भूखमरी फैल गई, और इससे क्या हुआ कि रिफ्यूजीज यानी कि रिफ्यूजी क्राइसिस भी बढ़ गया। तो हमने देखा कि एक देश है श्रीलंका और एक देश है बेल्जियम, दोनों में सिमिलर कंडीशंस थी कि यहाँ पर भी दो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती थी और यहाँ पर भी दो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती थी, है ना। अब यहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ रहती थी उन्होंने क्या करा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट को चूज़ करा कि हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और हम किसी को ज़्यादा पावर नहीं देंगे, हम दूसरी जो कम्युनिटी है, वीक कम्युनिटी है या फिर जो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है या फिर जिनकी पॉपुलेशन कम है, हम उनको बराबर पावर नहीं देंगे और हम उनसे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। और यहाँ पर जो बेल्जियम था इसमें उन्होंने क्या बोला कि फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है, हम दोनों को बराबर राइट्स देंगे, इक्वल राइट्स देंगे, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब भी हम ज़्यादा लेने की सोचते हैं या लालच करते हैं तो क्या होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, क्योंकि भले मछली छोटी हो पर वो एक बार तो करती ही है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं, और अगर हम इक्वल शेयरिंग की बात करेंगे तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, पीस बना रहेगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं लेबनान का। लेबनान में क्या है कि लेबनान में एक बेरूत नाम की सिटी है जो कि लेबनान की कैपिटल है। अब इसमें क्या है, कई सारे अलग अलग ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जैसे कि हमारा बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, इस तरह से ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। अब क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं, है ना, और इंडिया जैसी थोड़ी बैकवर्ड सोसाइटी नहीं है, तो हमारे उनके यहाँ क्या होता है कि साथ में इंटरमिंगल्ड होते हैं, यानी कि मैरिजेस भी होती है और कोएग्जिस्टेंस अच्छा बना रहता है ना। तो क्या हुआ कि वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो जो एक खालिद नाम का व्यक्ति है, हम इसके एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे, इसकी स्टोरी से, कि ये खालिद नाम का एक व्यक्ति है, इसके जो फादर हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और इसकी मदर जो है एक सुन्नी मुस्लिम है ना। और इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर जो पावर शेयरिंग हुई थी, जो पावर शेयरिंग शुरुआत में नहीं थी, यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटी है वो अलग अलग जो कम्युनिटी है उनमें डिस्क्रिमिनेशन पहले हो रहा होगा। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही ट्रेजिक सिविल वॉर को फेस किया और फिर ये फैसला किया कि ठीक है, वॉर तो हमने लड़ ली, पर इसमें कई सारे लोग मारे भी गए, जो खालिद के अंकल है वो भी मार दिए गए। पर इससे क्या हुआ कि इन लोगों को समझ में आया कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपस में पावर को शेयर कर लेते हैं, हम अलग अलग कम्युनिटीज़ को पावर दे देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हम अलग अलग जो पोस्ट है ना हमारे देश में, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो हम ये सब पोस्ट है ना अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिजर्व कर देते हैं कि इस कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, इस कम्युनिटी का व्यक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उन्होंने क्या करा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा जो
कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वो उसका जो लीडर होगा वो बनेगा प्रेसिडेंट। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो सुन्नी मुस्लिम जो हैं, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जो लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो किसके लिए फिक्स कर दी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट के लिए वो फिक्स कर दी। और फिर शिया मुस्लिम के लिए क्या फिक्स कर दिया, स्पीकर की पोस्ट फिक्स कर दी। तो अब इससे क्या हुआ कि वहां पर एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बन गया। सिविल वॉर जो हुई थी उसके रिजल्ट में उनको समझ में आ गया कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, हमको साथ में रहना है, और साथ में रहना है तो पावर शेयरिंग करना पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया। पर और इससे क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस लोग थे उन्होंने बोला कि हम ठीक है इजराइल और अमेरिका की हेल्प नहीं लेंगे, ना फ्रांस की हेल्प लेंगे, है ना, क्योंकि क्रिश्चियंस को ज़्यादातर कौन रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल। और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जैसे कि हो गया अरेबिया हो गया या फिर ईरान इराक हो गया, तो ये इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम हमारे देश का जो मामला है हमारे देश में ही रखेंगे, हम दूसरे देशों की मदद नहीं लेंगे, हम ईरान इराक की मदद नहीं लेंगे। और इन्होंने कहा कि हम अमेरिका फ्रांस वगैरह की मदद नहीं लेंगे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, और हम हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खुद ही हम सॉल्व करेंगे। तो अब इससे क्या हुआ कि देश के अंदर एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्ट हो गया। पर खालिद की प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला कि यार मेरे फादर क्रिश्चियन है, मेरी मदर मुस्लिम है, पर मैं तो इन लोगों को मतलब खुद को एज ना क्रिश्चियन रिकॉग्नाइज करता हूँ ना ही मुस्लिम रिकॉग्नाइज करता हूँ। मैं एक एथनिक पर्सन मतलब एथिस्ट पर्सन हूँ, और मुझे ना क्रिश्चियनिटी से मतलब है ना मुझे मुस्लिम से मतलब है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, तो इसमें, और वो एक पॉलिटिकल एम्बिशियस पर्सन भी है, यानी कि उसको किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे आना है, बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पे आना है, और जिस पोजीशन पे उसको आना है वो पोजीशन किसके पास है, अपोजिट कम्युनिटी के लीडर के पास है। तो अपोजिट कम्युनिटी के लीडर्स के पास अगर ये पोजीशन है तो वो इसको कैसे मिलेगी, खालिद को कैसे मिलेगी। तो वो बोलता है कि यार मैं चाहता हूँ कि सिस्टम चेंज हो जाए। तो उसने अपने एल्डर्स से जब बात करी तो उसको क्या पता चला कि उसको सिविल जो वॉर हुई थी उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, और उसको पता चला कि कैसे हज़ारों लोग मर गए। तो अब आप ये बताइए कि क्या खालिद के अकॉर्डिंग जो वो खालिद चाहता है कि ये जो हमारा देश में बना था ना रूल्स कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एक व्यक्ति को रिजर्व हो जाए और अलग दूसरे व्यक्ति को दूसरी पोस्ट रिजर्व हो जाए, तो ये चेंज करते हुए बोलता है कि हम जो नॉर्मल डेमोक्रेसी है, जैसे कि इंडिया में एक नॉर्मल डेमोक्रेसी है कि भैया इलेक्शन होगा और जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, या फिर जो जीतेगा, जो पार्टी जीतेगी वो क्या बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर उसका लीडर बन जाएगा। तो वो खालिद चाहता है इस तरह का सिस्टम कहाँ पर, लेबनान में लागू हो जाए। पर वहाँ के लोगों ने बताया कि हमने सिविल वॉर लड़ी और फिर कई लोगों को हमने कुर्बानी दी, उसके बाद हमको ये सिस्टम मिला है जिससे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्ट हुआ है। तो क्या आप ये चाहोगे कि यहाँ पर जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है वो चेंज होकर और वापस से जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो दूसरे देशों में है वो लागू हो जाए? तो अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा कि देश के अंदर फिर से इनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अगर मुस्लिम्स डोमिनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने ही लीडर को क्या कर देंगे, वो बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे या प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। और अगर क्रिश्चियंस डोमिनेट करेंगे, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो अपने लीडर को बना देंगे, और फिर जो अगर एक कम्युनिटी के हाथ में ज़्यादा पावर आ गई तो वो दूसरी कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन करेगा और फिर से सिविल वॉर जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। तो इसलिए जो लेबनान ने अपने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जो सिस्टम बनाया था वो वहाँ पर लागू बना रहना चाहिए। और जो खालिद की जो समझ है अभी, वो एज अ पॉलिटिकल लीडर बहुत कच्ची है, और वो नहीं समझता है कि यार ये जो हमने इतनी मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो इतनी मेहनत से पावर शेयरिंग का मॉडल बनाया है, ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है लेबनान जो कि सीरिया और इजराइल से बॉर्डर टच करता है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुन्नी मुस्लिम्स को बिलोंग करता है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट को बिलोंग करती है, और प्रेसिडेंट की पोस्ट कैथोलिक क्रिश्चियंस को बिलोंग करती है, और स्पीकर की पोस्ट जो है वो शिया मुस्लिम्स को बिलोंग करती है। तो ये कुछ देशों के एग्जाम्पल हमने लिए, किसके लिए, ये समझने के लिए कि दुनिया में जो पावर शेयरिंग के मॉडल है वो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, वो अलग अलग तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी करके, इलेक्शन करके और उसी से पावर शेयरिंग होगी और उसी के थ्रू कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी, उसी से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा। हम दूसरी तरीके से भी क्या कर सकते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमने इन 3 देशों के एग्जाम्पल से समझा। अब इसके आगे देखते हैं कि कितने तरह की पावर शेयरिंग होती है। तो सबसे पहले एक पावर शेयरिंग होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
अच्छा सर, इसमें जैसे कि 20 मिनट हो गए तो मैं बोल दूं कि तो आज के लिए इतना ही कि हमने ये समझ लिया कि अलग अलग देशों में किस किस तरह की पावर शेयरिंग होती है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे दूसरे देशों में इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार की पावर शेयरिंग के मॉडल्स इस दुनिया में मौजूद हैं। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो शिखरम इंस्टीट्यूट है उसमें PCM और PCB की ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है सिर्फ 999 रुपीज़, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।